मुझे ये सारा सामान बेचना है। इस सामान के कितने पैसे मिल जाएंगे? अरे बस इतना ही है, ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। जितना मिल जाए दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। कबाड़ी वाला उसको 500 रुपए देता है। उन्हीं पैसों से पीहू एक पुरानी साइकिल खरीदती है। घर आकर उस पर छोटा सा चूल्हा बांधती है और पीछे भगोना सेट कर देती है। दीदी, अब हम फिर से कढ़ी चावल बेचेंगे? हाँ, अब हमारी दुकान चलेगी, लेकिन पहियों पर। अब पीहू एक जगह खड़ी नहीं होती, गली गली साइकिल चलाकर कढ़ी चावल बेचती है। धूप, थकान और भूख के बावजूद उसके चेहरे पर हिम्मत बनी रहती है। गर्मा गर्म कढ़ी चावल, घर जैसा स्वाद, कढ़ी चावल ले लो। बच्चे, मजदूर और ऑफिस वाले उससे खाना खरीदने लगते हैं। अरे बहन, तुम्हारे कढ़ी चावल में घर वाला स्वाद है। धीरे धीरे उसके सारे कढ़ी चावल खत्म हो जाते हैं। आज तो सब जल्दी खत्म हो गया। अगले दिन पीहू उसी इलाके में फिर पहुंचती है और सोचने लगती है, अगर यहाँ कोई छोटी सी जगह मिल जाए तो रोज यहीं बेच सकती हूँ। तभी उसकी नजर पास में पड़े खाली पान के खोखे पर जाती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, शायद मैं यहाँ दुकान लगा सकती हूँ। अगले दिन पीहू सुबह सुबह कढ़ी चावल बनाकर उसी खोखे के पास पहुंच जाती है। आज से यही हमारी दुकान है। दुकान बस स्टॉप के पास होता है, इसलिए वहां ग्राहक ज्यादा आते हैं और लोग रुक रुक कर खाना लेने लगते हैं। उसकी बिक्री पहले से भी ज्यादा होने लगती है। बहन, रोज यहीं लगाया करो, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। शाम होते होते फिर से सारा खाना खत्म हो जाता है। पीहू वापस से अपना सामान समेट कर घर लौटती है। बेटा, बहुत थक जाती होगी ना? नहीं पापा, आपकी बेटी बहुत मजबूत है। अस्पताल से बाहर निकलते ही पीहू अकेली बैठ जाती है। आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं। आखिर मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? पहले माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? फिर पापा की तबीयत इतनी खराब क्यों हो गई? क्यों मैं ही क्यों हर बार टूट जाती हूँ? आंसू पोंछकर पीहू फिर खड़ी हो जाती है। अगली सुबह पीहू अपने छोटे से खोखे पर दुकान लगाने पहुंच जाती है। धीरे धीरे ग्राहक आने लगते हैं और बिक्री शुरू हो जाती है। तभी वहां एक अनजान आदमी आता है। वो आदमी अलग अलग जगहों पर खाना चख रहा था। एक प्लेट कढ़ी चावल देना। पिछले एक हफ्ते से पूरे शहर के कढ़ी चावल चख चुका हूं, लेकिन वो नहीं मिला जो मैं ढूंढ रहा हूं। कई दुकानों का खाना चखने के बाद उसकी नजर पीहू के खोखे पर पड़ती है। बहन, एक प्लेट कढ़ी चावल देना। जी। पीहू प्लेट बनाकर देती है। विकास पहला निवाला खाता है और अचानक रुक जाता है। ये कढ़ी चावल तुमने बनाए हैं? जी, मैं ही बनाती हूँ। मैं पूरे शहर में कढ़ी चावल टेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन इतना संतुलित स्वाद, इतना घर जैसा फ्लेवर मुझे कहीं नहीं मिला। ये कढ़ी चावल मेरी माँ की सीक्रेट रेसिपी है। ये हुनर भी मजबूरी ने ही सिखाया है। कैसी मजबूरी? इतनी कम उम्र में इतना संघर्ष क्यों कर रही हो? पिताजी को कैंसर है, उनका ऑपरेशन करवाना है। घर पर छोटे छोटे भाई बहन हैं, उन्हें पढ़ाना लिखाना है और घर का खर्च भी चलाना है। मैं केटरिंग का काम करता हूँ, शादियां, फंक्शन और बड़े ऑर्डर लेता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मौका दे सकता हूँ। मौका? कैसा मौका? मेरे साथ केटरिंग का काम करो, शादियों में कढ़ी चावल का स्टॉल लगाओगी। पीहू कुछ देर सोचती है। उसे पापा का चेहरा याद आता है, भाई बहनों की जिम्मेदारी याद आती है। अगर इससे मेरे पापा का इलाज हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। ठीक है, आज शाम तैयार रहना। मैं तुम्हें पहली शादी का ऑर्डर दिलाऊंगा। शहर के सबसे अमीर घर की शादी है। पीहू तुरंत हाँ कर देती है। उसे पैसों की जरूरत थी। उस दिन पीहू केटरिंग वाली के साथ जाती है और शादी में कढ़ी चावल बनाकर तैयार करती है। पीहू शहर के सबसे अमीर घराने के इकलौते बेटे वेद की शादी में कढ़ी चावल परोस रही थी। उसी समय अंदर दूल्हे का परिवार घबराया हुआ बैठा है। ये क्या हो गया? दुल्हन भाग गई? वो वेद की पसंद की लड़की थी, हमें धोखा दे गई। बाहर मीडिया खड़ा है, अगर बात फैल गई तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। चुनाव आने वाले हैं, राजनीतिक लोग बाहर हैं, बदनामी हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे दादी? अभी शादी रुक नहीं सकती, किसी भी कीमत पर हमारी इज्जत बचनी चाहिए। दादी सास बाहर आती हैं और लोगों को खाना परोसती हुई पीहू को देखती हैं। पद्मिनी जी धीरे से विकास से पूछती हैं, ये लड़की कौन है? गरीब है लेकिन बहुत ईमानदार और मेहनती है। इस लड़की को अंदर लेकर आओ। पीहू को अंदर बुलाया जाता है। पीहू घबराकर अंदर जाती है। हमें अपनी इज्जत बचानी है। क्या तुम हमारी बेटी से शादी करोगी? बदले में तुम जो चाहे हम तुम्हें वो दे सकते हैं। विकास ने हमें बताया कि तुम्हारे पिता को कैंसर है। जी? क्या सोच क्या रही है लड़की? कढ़ी चावल बनाकर तू कभी अपने पिता का इलाज नहीं करवा पाएगी। पीहू के दिमाग में पिता का इलाज, भाई बहनों का भविष्य, टूटा घर सब घूमने लगता है। अगर मैंने हाँ कहा तो पापा बच सकते हैं।
अगर मेरे पापा का इलाज हो जाए तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। उसी मंडप में जहां दूसरी दुल्हन की शादी होनी थी, अब पीहू दुल्हन बनकर बैठी है। जिस लड़की ने सुबह तक साइकिल पर कड़ी चावल बेचे थे, वो रात होते होते करोड़पति घर की बहू बन चुकी थी। दरवाजे पर उसकी सास आरती की थाली लेकर खड़ी होती है। पीहू का गृह प्रवेश होता है और उसके बाद मम्मी जी, पापा का ऑपरेशन बहुत जरूरी है। ले लो, ये चेक है, कल सुबह ही ऑपरेशन करवा दो। पीहू पैसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचती है। पिता किशोर जी को ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है। ऑपरेशन सफल हो जाता है। कुछ दिनों बाद किशोर जी ठीक होकर बस्ती वाले छोटे से घर में आ जाते हैं। बेटा, तूने ये सब कैसे किया? इतना बड़ा घर, ये शादी। पापा, आप बस ठीक हो जाओ, मैं ठीक हूँ। हर्षित और साक्षी को स्कूल में भर्ती करा दिया गया है। उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च ससुराल वाले उठा रहे हैं। गृह प्रवेश के बाद पीहू पहली बार रसोई में जाती है। पीहू बड़े पतीले में कढ़ी तैयार करती है। पूरा घर महक उठता है। टेबल पर सब बैठे हैं, अनिल कुमार जी, गायत्री जी, पद्मिनी जी, वेद और कुछ रिश्तेदार। लीजिए गर्मा गर्म कढ़ी चावल। सब चुपचाप खाते हैं, लेकिन कोई तारीफ नहीं करता। पीहू उम्मीद भरी नजरों से सबको देखती है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। इससे बेहतर मेरा जीवन मायके में था। यहाँ सबके पास तो सब कुछ है, लेकिन अपनापन नहीं। दिन गुजर जाता है और रात को पीहू और वेद अपने बड़े लग्जरी बेडरूम में है। पीहू हिम्मत जुटाकर बात करती है। वेद जी, आज का खाना कढ़ी चावल आपको कैसा लगा? देखो पीहू, मुझे घरेलू बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी सिर्फ बीवी नाम की हो। पीहू के आंसू बहने लगते हैं। वो बेड पर बैठकर रोने लगती है। भगवान, क्या यही लिखा था मेरी किस्मत में? करोड़पति बहू बनकर भी मेरे नसीब में प्यार नहीं है। वेद सोफे पर लेट जाता है। पीहू बेड पर अकेली बैठी रहती है। अगली सुबह पीहू सिंपल सूट में, बालों में साधारण चोटी बनाए, बिना ज्यादा मेकअप के तैयार होकर नीचे रसोई की तरफ जाती है। अरे ये क्या बकवास है? तुम अब कढ़ी चावल बेचने वाली नहीं हो, तुम अनिल कुमार जी के घर की बहू हो। जाकर कमरे की वार्डरोब खोलो, मैंने तुम्हारे लिए साड़ियाँ और डिजाइनर सूट रखवाए हैं। जी मम्मी जी। पीहू तेजी से वापस कमरे में जाती है। वो वार्डरोब खोलती है। अंदर महंगी महंगी साड़ियाँ, डिजाइनर लहंगे और सूट्स भरे पड़े हैं। वो मेकअप करती है, बाल खोलकर स्ट्रेट करती है, महंगी साड़ी और ज्वेलरी पहनती है। अब वो पूरी तरह अमीर घर की बहू जैसी लग रही है। अब ठीक है, आज तुम्हें पड़ोस में जाना है, सबको दिखाना है कि नई बहू कैसी है। पीहू मर्सिडीज बेंज में बैठकर पड़ोस की महंगे बंगलों वाली सोसाइटी में जाती है। अरे देखो, वही कढ़ी चावल वाली लड़की अब बहू बन गई है। हाँ यार, कब तक ठेले पर कढ़ी चावल बेच रही थी, आज मर्सिडीज में घूम रही है। देखते हैं कितने दिन टिकती है ये। अमीर घर की बहू बनना आसान नहीं होता। पीहू को देखकर तीनों पड़ोसने मुस्कुराते हुए नमस्ते करती हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और एक दिन पीहू अपने घर जाती है, जहाँ उसकी पुरानी सहेलियां रिया, प्रिया और नेहा उसे मिलने आती हैं। पीहू, तेरे बाल तो एकदम सिल्की हो गए, इतने अच्छे कैसे हो गए? हाँ यार, और स्किन भी ग्लो कर रही है, क्या राज है? यूरोप जाकर मेरे बालों को स्पेशल केयर करवाई गई है। वहाँ की सैलून में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। वाह, अब तो तू पूरी लेडी बन गई है। कढ़ी चावल वाली से सीधे करोड़पति की बहू। हाँ, किस्मत ने एकदम पलट दिया। सहेलियां खुश होकर बातें करती हैं, लेकिन पीहू के मन में अभी भी वेद के ठंडे शब्द गूंज रहे हैं। पीहू अपने घर वापस आती है और रात को कमरे में एसी चल रहा है। वेद बेड पर सो रहा है। पीहू सोफे पर लेटी है, ठंड में कांप रही है। वेद चुपके से उठकर उसके ऊपर कंबल डाल देता है। एक ना एक दिन मैं इनका प्यार जरूर पालूंगी। अगले दिन सुबह 7 बजे पीहू वेद के लिए शर्ट और पैंट निकालकर बेड पर रख रही है। वेद बाथरूम से तौलिया में निकलता है। वेद जी, आपके कपड़े निकाल कर रख दिए हैं। ज्यादा हक जताने की जरूरत नहीं है पीहू। पीहू का चेहरा उतर जाता है। दिन बीतते हैं। पीहू रोज वेद के लिए टिफिन बनाकर देती है। एक दिन टिफिन में छोटी सी पर्ची रखी होती है। ऑफिस में वेद टिफिन खोलता है। पीहू की पर्ची पढ़कर वो कुछ पल के लिए रुक जाता है। बात तो सही है, हमारी शादी मजबूरी में हुई है, लेकिन अब जिंदगी भर इसी के साथ रहना है, चाहे समाज के लिए, परिवार के लिए या मेरे लिए। कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। शायद हम अपने रिश्ते को एक मौका दे सकते हैं। शाम को 7 बजे वेद घर लौटता है। उसके हाथ में खूबसूरत गुलदस्ता और एक छोटा डायमंड ज्वेलरी सेट है। पीहू रसोई से बाहर आ रही होती है। ये तुम्हारे लिए। वेद जी, ये क्या? इतना सुंदर गुलदस्ता और ये डायमंड सेट? ले लो, अब तुम कड़ी चावल बेचने वाली नहीं हो, तुम करोड़पति ससुराल की बहू हो। लेकिन इतना महंगा गिफ्ट? हाँ, मैंने सोचा, तुमने कहा था ना कि हम रिश्ते को मौका दे सकते हैं, तो शुरू करते हैं। पीहू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो गुलदस्ता सूंघती और डायमंड सेट को लेकर मुस्कुरा देती है। थैंक यू वेद जी, आपने मुझे अपना लिया। हाँ, अब कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। जिंदगी भर इसी के साथ रहना है। और वैसे तुम देखने में भी इतनी बुरी भी नहीं हो।
पीहू शर्मा जाती है, उसके गाल लाल हो जाते हैं। अरे अब शर्माओ मत, चलो अब डिनर पर चलना है। डिनर पर? कहाँ जाना है? दुबई चलेंगे। दुबई? अब दुबई कैसे जाएंगे? फ्लाइट कैसे बुक होगी? अरे हमारा प्राइवेट जेट है ना, हमारी 10 मंजिला टावर की टॉप फ्लोर पर ही जेट पार्किंग बनी हुई है, वहीं हमारा जेट लैंड करेगा। सच में? लेकिन मैं इस साड़ी में कैसे जाऊंगी? मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आया हूँ। वेद एक बहुत खूबसूरत गाउन निकालता है, लंबा, फ्लोइंग, बटरफ्लाई प्रिंट वाला। उसमें छोटे छोटे डायमंड जड़े होते हैं। पीहू उसे पहनकर आईने के सामने खड़ी होती है। वो बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लग रही है। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। दोनों प्राइवेट जेट से दुबई पहुंचते हैं। बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपरी रेस्टोरेंट एटमॉस्फेयर 442 मीटर ऊपर में डिनर करते हैं। नीचे दुबई फाउंटेन की लाइट्स चमक रही हैं। रोमांटिक म्यूजिक, कैंडल लाइट और शानदार व्यू। कैसा लगा? जैसे सपना हो। कभी सोचा भी नहीं था कि कढ़ी चावल बेचने वाली लड़की बुर्ज खलीफा में डिनर करेगी। तो बताओ फिर ये कढ़ी चावल बेचने के पीछे का क्या चक्कर है? पीहू कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लगती है। जब मैं 18 की थी तब मेरी माँ मर गई और कुछ दिन बाद पापा को कैंसर हो गया। मैंने ये काम शुरू किया। फिर क्या हुआ? डॉक्टर ने बताया पापा को कैंसर है। जो भी पैसा था सब इलाज में लग गया। घर की जमा पूंजी खत्म हो गई। अब हाल ये है कि रोज उधार देने वाले घर आकर पैसे मांगते हैं। एक तरफ पापा का इलाज, दूसरी तरफ कर्ज और ऊपर से छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी, इसीलिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। वे चुपचाप उसकी बात सुनता रहता है। कुछ दिनों बाद दोनों हनीमून पर स्विट्जरलैंड के लिए चले जाते हैं। बर्फीली पहाड़, झीलें, रोमांटिक विला। हनीमून से वापस आने के बाद अब सच सच बताओ, तुम्हारा कोई सपना है? आगे पढ़ना है, कुछ करना है? हाँ, मैं चाहती हूँ कि माँ की सीक्रेट रेसिपी वाला कढ़ी चावल का बिजनेस आगे बढ़ाऊं। पापा अब काम नहीं कर पाते, उनका ऑपरेशन हुआ है। अरे चिंता मत करो, हम तुम्हारी क्लाउड किचन बनवा देते हैं। तुम अपनी सीक्रेट रेसिपी वहां बनाओ। हम ऑनलाइन बॉक्स बनाएंगे, पैकिंग करेंगे और डिलीवरी करवाएंगे। इसी तरह तुम्हारे बिजनेस भी चलेगा और तुम पापा की मदद भी कर पाओगी। सच में? थैंक यू वेद जी। कुछ दिनों बाद गायत्री जी सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। उनका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती हैं कि तभी मम्मी जी! पीहू तुरंत आगे बढ़ती है। गायत्री जी उसके ऊपर गिर जाती हैं। पीहू अपनी सांस को संभालने की कोशिश में सीढ़ी पर हाथ टिका लेती है। गायत्री जी बच जाती हैं, लेकिन पीहू का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। अस्पताल से वापस आने पर वेद अपनी माँ से कहता है, माँ, जिस लड़की ने आपको बचाने के लिए खुद दर्द सहा, वो आपके लिए बुरी कैसे हो सकती है? पीहू ने सिर्फ नाम की बहू नहीं, इस घर की असली बहू बनकर दिखाया है। हाँ बेटा, आज मुझे समझ आया। अगले कुछ दिनों में पीहू ससुराल में अपनी जगह बनाने लगी है। वो हर छोटी छोटी जिम्मेदारी निभा रही है। एक दिन पद्मिनी जी के पैरों में तेज दर्द है। वो बेड पर लेटी हुई हैं। दादी जी, ये मैंने आयुर्वेदिक तेल बनाया है, माँ के बताए नुस्खे से। आप लेटिए, मैं मालिश कर दूं। पीहू घुटनों के बल बैठकर दादी सास के पैरों की मालिश करती है। रात को अचानक पद्मिनी जी की तबीयत खराब हो जाती है। उल्टी और पेट दर्द शुरू हो जाता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी खिचड़ी और दलिया बना देती हूँ। पीहू खुद हाथों से हल्का दलिया खिचड़ी बनाती है और दादी सास को खिलाती है। आप जल्दी ठीक हो जाइए दादी जी, मैं रोज यही बना कर दूंगी। 2 दिन बाद अनिल कुमार जी की बड़ी बिजनेस मीटिंग चल रही है। बोर्ड रूम में 8-10 बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। डील के पेपर साइन होने वाले हैं। तो जेंटलमैन, ये डील फाइनल है, साइन कर दीजिए। तभी पीहू चाय का ट्रे लेकर अंदर आती है और वो पहले कॉलेज में अकाउंट्स पढ़ती थी, इसलिए नंबर और कैलकुलेशन उसकी मजबूती है। वो पेपर पर एक नजर डालते ही रुक जाती है। सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन ये डील प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर हम इस रेट पर साइन करते हैं तो अगले 6 महीने में हमें 18% का लॉस होगा। पूरा बोर्ड रूम सन्नाटे में आ जाता है। सब हैरान होकर पीहू को देखते हैं। पीहू, हमें तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप बाहर जाओ। पीहू चुपचाप बाहर चली जाती है। एक बार दोबारा चेक कर लेने में क्या जाता है। 10 मिनट बाद अनिल कुमार जी मुस्कुराते हुए बोर्ड रूम में कहते हैं, डील कैंसिल। जेंटलमैन, ये लड़की सही कह रही थी, अगर हम साइन कर देते तो भारी नुकसान होता। मीटिंग खत्म होने के बाद अनिल कुमार जी पीहू के पास आते हैं। तुम समझदार लड़की हो पीहू, सिर्फ घर की बहू नहीं, हमारे बिजनेस को भी संभाल सकती हो। शाम को पीहू साधारण सूट में मीडिया कॉन्फ्रेंस में जा रही होती है। अरे रुक बहू, भले ही तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई हो, लेकिन बाहर लोगों को तो दिखाना पड़ेगा ना कि हमारे घर की बहू कितनी लग्जरी लाइफस्टाइल जी रही है। गायत्री जी पीहू को वार्डरोब में एक बेहद महंगी डिजाइनर साड़ी, हीरे की ज्वेलरी और ब्रांडेड हैंडबैग निकाल कर देती हैं। अब जाकर तैयार हो, आज हम सब मिलकर बाहर डिनर पर जा रहे हैं। रोल्स रॉयस में जाएंगे।
पीहू तैयार होकर नीचे आती है। लग्जरी गाड़ी, हीरे की नेकलेस, ब्रेसलेट और महंगी जूतियां। वो अब पूरी तरह करोड़पति परिवार की बहू जैसी लग रही है। अब ठीक है, चलो। पूरा परिवार लग्जरी कार में बैठकर शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करने जाता है। बाहर मीडिया और लोग देखते रह जाते हैं। बाहर से तो सब लग्जरी है, लेकिन अंदर से अब धीरे धीरे ये घर भी अपना लगने लगा है। 6 महीने बाद माँ की सीक्रेट कढ़ी का ऑनलाइन ब्रांड पूरे शहर में मशहूर हो गया है। पीहू बाथरूम से बाहर आती है। हाथ में प्रेगनेंसी टेस्ट किट है। वो तेजी से नीचे डाइनिंग एरिया में जाती है। पूरा परिवार नाश्ता कर रहा है। सबको एक अच्छी खबर देनी है। क्या हुआ पीहू, सब ठीक तो है? हम माँ पापा बनने वाले हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक पल के लिए पूरा घर सन्नाटे में आ जाता है। सच, हमारा बच्चा? पीहू, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बहू, तूने इस घर को पूरा कर दिया। भगवान करे मेरे पोते पोती को बहुत उम्र मिले। तुम दोनों ने इस घर में खुशियाँ लौटा दी।